हेलो स्टूडेंट, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की बुक सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब रेनबो पार्ट 1 के प्रोज सेक्शन के प्रोज नंबर 1 एनिमल्स इन प्रिजन के पैराग्राफ नंबर 11 से लेकर पैराग्राफ नंबर 15 तक का हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन तथा वर्ड मीनिंग। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स इन प्रिजन, जो कि जवाहरलाल नेहरू भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा लिखी गई है। और ये जो है मतलब एनिमल्स इन प्रिजन का ये चौथा भाग है। इससे पहले के 3 वीडियो हमारी एप्लीकेशन प्लस हमारी जो यूट्यूब चैनल है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज उस पर अपलोड कर दी गई है। तो बाकी के जो 3 पार्ट हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले 3 पार्ट्स को देखें, उसके बाद ये चौथे पार्ट्स को देखें। इस चौथे पार्ट्स में आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैराग्राफ नंबर 11 से लेकर पैराग्राफ नंबर 15 तक का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन तथा वर्ड मीनिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 11, बैट्स आई डिडंट लाइक, चमगादड़ को मैं पसंद नहीं करता था। यानी कि जो बैट्स का मतलब एक बल्ला भी होता है और बैट का मतलब जो है चमगादड़ भी होता है। तो बैट आई डिडंट लाइक यानी कि चमगादड़ जो था उसको मैं पसंद नहीं करता था। कौन पसंद नहीं करता था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बट आई हैड टू इंडोर देम, लेकिन मुझे उसे सहना पड़ रहा था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये जो आपको एनिमल्स इन प्रिजन है उनको जब लिख रहे थे तो वो जेल के अंदर थे। और जेल के अंदर जो है उनकी नहीं चलती थी, जेलर्स की चलती थी। तो उनके जो जेल खाने के अंदर ये चमगादड़ भी जो रहता था और उसे जो है सहना पड़ रहा था। किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। दे फ्लू साउंडलेसली इन इवनिंग डस्क, संध्या की गोधील बेला में वे बिना आवाज किए हुए उड़ते थे। मतलब कि जो शाम का जो इस तरह का जो टाइम होता है जिसमें अंधेरा, पूरी जगह अंधेरा फैला रहता है, लेकिन आसमान में हल्की हल्की रोशनी जो आती रहती है यानी कि सूरज की रोशनी रहती है, तो उसे इवनिंग डस्क कहते हैं। तो इस तरह के जो समय में, शाम के इस वक्त में जो है वो क्या करता था? बिना आवाज के। कौन? यानी कि जो बैट्स था यानी कि चमगादड़ था, वो बिना आवाज के उड़ा करता था आकाश के अंदर। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो चमगादड़ होता है और उल्लू होता है वो रात को जो है अपना शिकार करने के लिए निकलता है। दिन भर वो बैठा रहता है और रात को जो है शिकार करने के लिए निकलता है। तो जैसे ही ये शाम होता था तो ये उल्लू, ये जो चमगादड़ था वो अपना शिकार करने के लिए निकलता था। एंड वन कुड जस्ट सी देम अगेंस्ट द डार्कनिंग स्काई, और जैसे ही शाम हो जाती थी, इस तरह से आधा शाम और आधी उजाला का समय जो होता था, शाम का जो समय होता था, उस समय में कोई भी उन्हें मतलब कि चमगादड़ को केवल काले होते आकाश में देख सकता था। मतलब कि उस आकाश में उड़ते हुए देख सकता था। एरी थिंग्स मतलब कि डरावनी चीज। आई हैड अ हॉरर ऑफ देम, मुझे उससे डर लगता था। हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर लगता है। किसी को सांप से डर नहीं लगता, लेकिन चमगादड़ से डर लगता है, या फिर कॉकरोच से डर लगता है। उसी तरह जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्हें चमगादड़ से डर लगता था। दे सीम्स टू पास विद इन एन इंच ऑफ वन फेस, वे मतलब कि जो चमगादड़ था वो 1 इंच के फासले से चेहरे के पास से गुजरता हुआ प्रतीत होता था। मतलब जब शाम का समय होता था और जब वो अपनी शिकार करने के लिए निकलता था तो एक स्पीड में वो निकलता था और ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई चेहरा जो है किसी का, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का चेहरा था, उस चेहरे के 1 इंच का फासला, मतलब कि 1 इंच भी आगे पीछे होता तो वो टकरा जाता किससे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के चेहरे से। एंड आई वॉज ऑलवेज अफ्रेड दैट दे माइट हिट मी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमेशा ऐसा महसूस होता था, ऐसा डर लगता था कि कहीं वो आकर जो है मेरे चेहरे पे टकरा न जाए। हायर अप इन द स्काई, हायर अप इन द एयर पासेस द बिग बैट्स द फ्लाइंग फॉक्स, हवा में जब वो बड़ा सा जब चमगादड़ उड़ता था तो उसे ऐसा लगता था पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि एक जो है लोमड़ी, फ्लाइंग फॉक्स मतलब उड़ती हुई लोमड़ी जो है उड़ रही हो, इस तरह का जो एहसास होता था। तो ये रहा आपका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन प्लस एक्सप्लेनेशन। इसके वर्ड मीनिंग को थोड़ा देख लीजिए। बैट्स का मतलब होता है चमगादड़, ठीक है। और यहाँ देखिए हैड टू इंडोर मतलब सहन करना पड़ता था, और टू इंडोर का मतलब होता है सहन करना यानी कि बर्दाश्त करना। और इवनिंग डस्क का मतलब होता है संध्या की गोधील बेला, मतलब देखिए गोधील बेला इसको कहते हैं, मतलब कि जो अंधेरा, ज्यादा से ज्यादा अंधेरा हो और हल्की हल्की जो रोशनी आती हो, कुछ झिलमिल झिलमिल सी हो, तो उस समय को हम लोग क्या कहते हैं? संध्या की गोधील बेला कहते हैं, इवनिंग डस्क कहते हैं। समझ में आ गया? एरी थिंग्स का मतलब होता है डरावनी चीज, ठीक है। और उसके बाद बैट्स का मतलब चमगादड़, आपको मालूम है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको बता दें कि ये हम लोग की जो कोचिंग है उससे कुछ किताब निकलती है। ये जितनी भी आप जो कंटेंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे,
वो एक किताब का ही जो है सो एक किताब से लिया गया है जिसका नाम है रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 1। ये रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 1 11th की किताब है और रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 2 12th की किताब है। ठीक है, तो ये किताब में आपको क्या मिलेगा, इस किताब के अंदर प्रत्येक चैप्टर का, जैसे एनिमल इन प्रिजन आप जो पढ़ रहे हैं उसमें ये सारी, जैसे इस तरह यहाँ पे जो दिया गया एक लाइन इंग्लिश एक लाइन हिंदी, उसी तरह वहां पे भी उस किताब के अंदर भी आपको एक लाइन इंग्लिश एक लाइन हिंदी प्रत्येक चैप्टर का रहेगा। उसके साथ साथ आपका जो क्वेश्चन आंसर होगा उसका भी जो है लाइन बाय लाइन इंग्लिश होगा, लाइन बाय लाइन हिंदी होगा। इससे एक फायदा ये होगा कि आप आसानी से जो है उस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको याद कर सकते हैं। साथ में आपकी जो समरी होगी वो भी लाइन बाय लाइन इंग्लिश और हिंदी में रहेगी, उसे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। साथ में आपको जो है उसी किताब के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, मतलब एवरीथिंग यू नीड टू ऑब्टेन हाईएस्ट मार्क इन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, मतलब कि वो सारी चीज आपको मिलेगी जो आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की 11th या 12th की जो आपको कोर्स होती है उसमें पास करने के लिए, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए, वो सारी चीज आपको इस किताब के अंदर अवेलेबल होगी। और इसके साथ साथ हम लोग जो है सो ऑनलाइन कोर्स भी करवाते हैं, मतलब कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की ऑनलाइन कोर्स भी चलती है, जिसके अंदर हम लोग 400 रुपया लेते हैं। वन टाइम पेमेंट होता है, यानी एक बार आपको पेमेंट करना पड़ता है और उसके अंदर आपको जो है रेनबो और प्लस जो है आपको ग्रामर का सेक्शन, मतलब कि आपकी जो किताब है वो भी हम पढ़ाएंगे और आपके ग्रामर को भी हम पढ़ाएंगे। और उसकी जो विशेषता होती है, इस कोर्स की जो विशेषता है वो है कि प्रत्येक जो बुक का जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक जो आपका है उसके प्रत्येक चैप्टर का हम लोग लाइन बाय लाइन, जैसे अभी पढ़ाए हम आपको उसी तरह हिंदी इंग्लिश करके पढ़ाएंगे। अपनी मर्जी से आप कभी भी कहीं भी और जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं होगा कि नहीं आज आपको हम इंडियन सिविलाइजेशन पढ़ाएंगे, कल आपको भारत इज माय होम पढ़ाएंगे या फिर एनिमल इन प्रिजन पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। अपनी मर्जी से आप कभी भी कहीं भी जहां चाहे वहां दिल करे वहां भी आप जो है सो पढ़ सकते हैं और जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप एक दिन में पूरी की पूरी किताब को पढ़ सकते हैं। समय की इससे जो है बचत होती है। कोर्स हो या टॉपिक हो समय पर कंप्लीट कराया जाता है, बैच छूटने का कोई डर नहीं होता है। आप अपनी समय से 8:30 में भी पढ़ सकते हैं और 9 बजे रात को भी पढ़ सकते हैं या 3 बजे सुबह में भी पढ़ सकते हैं। जब भी ज्वाइन कीजिएगा शुरू से हम पढ़ाएंगे आपको, ऐसा नहीं कि आपको जो है सो जैसे होता है ना जो ऑनलाइन कोर्स होती है कि अगर 11 चैप्टर आपका चला गया तो 10 चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, 11वें चैप्टर से स्टार्ट किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे जब भी आइएगा, जब भी ज्वाइन कीजिएगा तब भी आप शुरू से पढ़ सकते हैं। और कोर्स खत्म करके आपको इतनी कैपेबिलिटी बर्न हो जाती है, यानी इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको इतनी कैपेबिलिटी बर्न हो सकती है कि आप जो उस बच्चे को पढ़ा सकते हैं कि अगर अपना जो है सो अपने खर्च को निकाल सकते हैं इतना, यानी कि इस कोर्स के अंदर आपको जो फायदा मिलता है। और कम पैसे में जो है पूरी कंप्लीट कोर्स की तैयारी कराई जाती है। 500 रुपये 400 रुपये में कौन कराता है आपको कोर्स, तो इस यहाँ पे आपको 400 रुपये में किताब भी मिलेगा, प्लस जो है आपको ऑलमोस्ट 185 घंटे का वीडियो होगा जिसके अंदर आपको हम रेनबो पढ़ाएंगे और उसके बाद जो आपको ग्रामर के जो सेक्शन को हम लोग जो है डील करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 12, आई यूज टू वॉच द एंड्स एंड द वाइट एंड्स एंड अदर्स इंसेक्ट बाय द आवर्स। मैं घंटों तक, बाय द आवर का मतलब होता है घंटों तक, चींटियों को और दीमक को, व्हाइट एंड का मतलब होता है दीमक, तो चींटी को और दीमक को और अन्य कीटों को, मतलब कीट पतंग जो दूसरा और जो कीट पतंग होता था उसको देखा करता था। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू घंटों तक चींटी हो या कोई भी कीड़ा मकोड़ा होता है उनको देखा करते थे। एंड द लिजर्ड एज दे क्रीप्ड अबाउट इन द इवनिंग, और छिपकलियां को जब वे साय के समय, मतलब कि शाम के समय इधर उधर घूमती थी, यानी छिपकली भी जो है शाम को ही शिकार करने के लिए निकलती है। एंड स्टॉक देयर प्रे, और अपने शिकार पर घात लगाती थी, मतलब कि अपना जो शिकार होता था, मतलब छिपकली क्या खाती है, कीड़ा मकोड़ा खाती है, तो जब वो उस पर घात लगाती थी मतलब उसका जो है शिकार करती थी। एंड चेस ईच अदर वेगिंग देयर टेल इन मोस्ट कॉमिक्स फैशन, और अपनी पूंछ को, मतलब छिपकली अपनी पूंछ को बड़े अनोखे ढंग से हिलाते हुए एक दूसरे का पीछा करती थी। मतलब शिकारी शिकार का पीछा करता था और शिकार जो है भागता था, शिकारी जो है मतलब कि छिपकली जो है उसके पीछे पूंछ हिलाते हुए जो है उसका शिकार करती थी, यानी उसके पीछे उसको जो चेस करती थी। ऑर्डिनरली दे अवॉइड वास्प,
आमतौर पे छिपकली जो थी वो तितैया आपको पहला जो आपका पैराग्राफ हमने पढ़ाया था उसके अंदर आपको बताया था, तितैया यानी कि बिढ़नी जो है, जो येलो कलर की होती है, जो काट लेती है तो पूरा मुंह को फुला देती है, तो उससे परहेज किया करता था। मतलब कि छिपकली जो है, तितैया जो बिढ़नी होती है, उसका शिकार नहीं करता था, उसको अपना आहार नहीं बनाता था। बट ट्वाइस आई सॉ देम स्टॉक देम विथ इनॉर्मस केयर एंड सीज देम फ्रॉम द फ्रंट। पर 2 बार, और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैंने 2 बार ऐसा देखा कि वह जो है छिपकली जो है बड़ी सावधानी से उन पर यानी कि तितैया पर घात लगाकर, बड़ी सावधानी से घात लगाकर आगे से पकड़ती थी। पीछे देखिए जो बिढ़नी होता है उसके पीछे दुम में जो है सो एक छोटा सा सुई की तरह जो होता है, जिसको अगर आप डंक मार दे यानी उसको चुभा दे तो आपका जो बदन फूल जाता है। तो छिपकली क्या करती थी, उसको पीछे से न पकड़ के क्या करती थी, आगे से पकड़ती थी और बड़ी सावधानी पूर्वक जो है उस बिढ़नी को पकड़ती थी। I don't know if this avoidance of the sting was intentional or accidentally। मैं नहीं जानता कि वो जो डंक था, मैं नहीं जानता कि डंक से बचने का जो है ढोंग उसने जानबूझकर किया था या संयोगवश। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि वो जो आगे से पकड़ती थी बिढ़नी को, कि वो डंक से बचने के लिए पकड़ती थी या फिर जो है वो इंटेंशनली मतलब कि जानबूझकर ऐसा करती थी, या फिर जो है एक्सीडेंटली मतलब कि संयोग से ऐसा हो जाता था, मतलब आगे से पकड़ा जाता था। तो ये पंडित जी जो कहते थे। तो ये पैराग्राफ नंबर 12 है। इससे आगे बढ़ने से पहले इसके वर्ड मीनिंग को देख लिए। व्हाइट एंट का मतलब होता है दीमक, ठीक है। इंसेक्ट का मतलब होता है कीट पतंग या कीड़ा मकोड़ा, उसको कहते हैं। स्टॉक का मतलब होता है घात लगाना, मतलब कि शिकार को पकड़ने से पहले देखिएगा शेर एकदम के जो है छोटा सा झाड़ी में छुपा हुआ रहता है, तो वो घात लगाना होता है, ठीक है। और प्रे का मतलब होता है शिकार। चेस का मतलब होता है पीछा करना, चेस का मतलब होता है पीछा करना। और वेगिंग का मतलब होता है हिलाते हुए, दुम को हिलाते हुए। तो टेल का मतलब दुम होता है और वेगिंग का मतलब हिलाना, तो दुम हिलाते हुए। समझ में आ गया। इन अ मोस्ट कॉमिक्स फैशन का मतलब होता है कि बहुत ही अनोखे ढंग से, बड़े अनोखे ढंग से, बड़ी अच्छी तरीके से, यानी जब देखिएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो इन अ मोस्ट कॉमिक्स फैशन मतलब बड़े अनोखे ढंग से, ठीक है। ऑर्डिनरली का मतलब होता है आमतौर पर, ठीक है। और यहाँ देखिए अवॉइड का मतलब होता है परहेज करना, अवॉइडेड का मतलब परहेज किया, ठीक है। उसी तरह देखिए विद एनॉर्मस केयर, एनॉर्मस का मतलब होता है बड़ी, बहुत ही अधिक, और केयर का मतलब होता है सावधानी। विद एनॉर्मस केयर का मतलब हुआ बड़ी सावधानी से, ठीक है। और स्टिंग का मतलब होता है डंक। अवॉइडेंस का मतलब होता है ये अवॉइडेंस का मतलब होता है परहेज करना, अवॉइडेंस का मतलब बचना या परहेज करना, उसको कहते हैं। और इंटेंशन का मतलब जो होता है वो होता है इंटेंशनल, मतलब जानबूझकर। और जो है स्टिंग का मतलब होता है डंक, ठीक है। एक्सीडेंटल मतलब संयोग बस, यानी संयोग से। समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 13। देन देयर वाज ए स्क्वेरल्स, वहां गिलहरी भी थी। उसके बाद वहां पे जो है कीड़े मकोड़े के साथ साथ गिलहरी भी थी। क्राउड्स ऑफ देम इफ ट्री वेयर अबाउट, और अगर नजदीक में पेड़ होता तो वहां पे जो है वो जो गिलहरियां होती वो बड़ी भीड़ लगा देती, मतलब कि उसका भीड़ लगा हुआ रहता। दे वुड बिकम वेरी वेंचरसम, दे वुड बिकम वेरी वेंचरसम, वो बड़ी साहसी बन जाती। मतलब कि जो गिलहरियां जो होती है वो बड़ी जो है साहसी होती है, क्योंकि देखिए जो भी कीड़ा मकोड़ा होता है, जानवर होता है, वो क्या करता है कि इंसान से दूर रहने की कोशिश करता है, इंसान को अपना दुश्मन मानता है। लेकिन जो गिलहरी होती है, अगर आप आराम से बैठे हुए हैं तो गिलहरी आपके पास आके आपके जो है सो उंगली को भी छू के चली जाएगी। तो इसीलिए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि वो जो गिलहरियां थी वो वेंचरसम थी, मतलब कि साहसी थी। एंड कम राइट नियर अस, और बिल्कुल मेरे करीब, मतलब कि हम लोगों के करीब, मतलब हम और कैदी अगर बैठा होता तो वो हमारे करीब आ जाती। इन लखनऊ गोल, लखनऊ की जेल में, गोल मतलब जेल होता है, तो लखनऊ की जेल में आई यूज टू सिट रीडिंग ऑलमोस्ट विदाउट मूविंग फॉर कंसिडरेबल पीरियड, मैं काफी समय तक बिना हिले डुले पढ़ता रहता था। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनको जो पढ़ने का बड़ा शौक था। तो जब कोई अच्छी सी किताब मिल जाती उनको, तो वो बिना हिले डोले, एकदम जैसे लगता था कोई एक मूर्ति हो और किताब पढ़ रही हो, उसी तरह जो है वो बिना हिले डोले जो है एक लंबे समय के लिए जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते थे। एंड अ स्क्वेरल वुड क्लाइंब अप माई लेग एंड सिट ऑन माई नी एंड हैव अ लुक अराउंड, और जो गिलहरी थी वो क्या करती थी
कि मेरी टांग पे यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के टांग पर चढ़कर और जो है मेरी घुटनों पर यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के घुटनों पर बैठकर इधर उधर जो है देखती, मतलब कि अपना खाना वगैरह ढूंढती, इधर उधर देखती। एंड देन इट वुड लुक इनटू माय आईज, और फिर वो मेरी आंखों में देखती। फिर वो क्या करती, आंखों में देखती। और जब देखिए इंसान भले ही मूर्ति की तरह बैठा हो, हिले डुले बिना बैठा हो, लेकिन आंख तो जो पलक होता है आपका, जो पलक होता है वो तो आपका झिलमिल झिलमिल करता है, मतलब आप पलक को झुकाते हैं या फिर उसके बाद खोलते हैं। तो जब गिलहरी देखती उसके आंख की तरफ, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के आंख की तरफ देखती, एंड एंड रियलाइज दैट, और फिर उसे पता चल जाता, मतलब कि उस गिलहरी को पता चल जाता कि ये कोई मूर्ति उर्ति नहीं है, ये इंसान है। आई वॉज नॉट अ ट्री, कि मैं पेड़ नहीं हूँ, मतलब कि गिलहरी को पता चल जाता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कोई पेड़ नहीं है, वो एक इंसान है। और वट एवर इट हैड टेकन मी फॉर, और या नहीं वो कुछ था जो उसने मुझे समझा था। मतलब कि गिलहरी जो है वो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब मैं बैठा हुआ रहता था, गिलहरी मेरे पास आती थी, मेरे गोद में बैठती थी, जब मेरे आंख को देखती थी तो उसको पता चल जाता था, क्योंकि मेरी जो आंख का जो पलक है वो झिलमिल झिलमिल करता था, तो इससे पता चल जाता था गिलहरी को कि ये कोई पेड़ या वो चीज जो वो सोच रही थी, हो सकता है वो सोच रही होगी कि मूर्त है, तो वो चीज मैं नहीं हूं। और उसके बाद क्या होता है, फेयर वुड डिसेबल इट फॉर अ मोमेंट, और भय इसे यानी कि गिलहरी को पल भर के लिए अपंग कर देता। मतलब देखिए अचानक जो है आपको शेर आ जाए तो क्या होता है, एकदम डर होता है, डर की वजह से आप जो सुन्न हो जाते हैं, न कुछ कर सकते, न हिल सकते, न डोल सकते हैं। तो उसी तरह गिलहरी को जो डर होता है कि ये तो इंसान है, हम जो है धोखे में यहाँ पाके बैठ गए, तो उससे क्या होता है, उसको डर लगने लगता और वो जो है अपंग हो जाती, मतलब एकदम सुन्न से एक जगह जो बैठ जाती। एंड देन इट वुड स्कैम्पर अवे, और फिर फुर्ती से भाग जाती। मतलब कि जो गिलहरी देखती कि अरे ये तो इंसान है, तो वो क्या करती, वहां से यानी मेरे गोद से, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के गोद से भाग जाती। लिटिल बेबी स्क्वेरल वुड सम टाइम फॉल डाउन फ्रॉम द ट्री, और कभी कभी ऐसा भी होता कि गिलहरी के जो बच्चे थे वो पेड़ से गिर जाते थे, ठीक है। द मदर वुड कम आफ्टर देम, और फिर जैसे ही पेड़ से गिरता तो माँ जो है उसका पीछा करते हुए भागी हुई आती। रोल देम अप इन अ लिटिल बॉल, और उसे एक छोटी सी गेंद बना लेती, यानी कि उसको इस तरह से मोड़ती कि वो एक गेंद बन जाता था, एक बॉल बन जाता था। एंड कैरिंग देम ऑफ टू द सेफ्टी, और उठाकर उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाती थी। ओकेजनली द बेबी गॉट लॉस्ट, कभी कभी बच्चा जो है गुम हो जाता, मतलब कि पेड़ से गिर जाता। वन ऑफ माई कैंपेनियंस पिक अप 3 ऑफ दिस लॉस्ट बेबी स्क्वेरल, मेरे एक साथी यानी जो जेल के अंदर जो कैदी थे ने इन 3 गुम हुए गिलहरी के बच्चे को उठाकर लाया था। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि एक जो जेल का कोई दूसरा कैदी था, उसका जो साथी था, वो 3 गिलहरी का बच्चा जो पेड़ से गिर गया था उसे उठाकर लाया। एंड लुक्ड आफ्टर देम, और उसकी देखभाल की। लुक आफ्टर देम का मतलब हुआ उसकी देखभाल करना, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, तो उसकी जो देखभाल की। दे वेयर सो टिनी दैट इट वॉज अ प्रॉब्लम फीडिंग देम, वे यानी कि गिलहरी के जो बच्चे थे वो इतने छोटे थे कि उसको खिलाना पिलाना एक समस्या बन गया था। मतलब छोटा सा मुंह था, उस मुंह में कैसे आप उसको कोई खाना दे सकता है। द प्रॉब्लम वॉज हाउ एवर सॉल्व रदर इंडिजीनियसली, द प्रॉब्लम वॉज हाउ एवर सॉल्व रदर इंडिजीनियसली, हालांकि इस समस्या का जो समाधान था वो बड़ी चतुरता पूर्वक कर लिया गया। मतलब कि ये जो समस्या था कि छोटा बच्चा, छोटा समूह और उसके अंदर दूध पिलाना या खाना खिलाना, वो कैसे किया जाए, उसको भी जो है सॉल्व कर लिया। आगे बताते हैं पंडित जी कैसे। और फाउंडेशन पेन फिलर, आप देखिए फाउंडेशन पेन होता है जो इंक स्याही से जो चलने वाला होता है पुराने जमाने का, इसको फाउंडेशन पेन कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर फिलर होता है, फिलर का मतलब होता है इसके अंदर इंक भरा हुआ रहता है, इस तरह का फिलर होता है। तो इसमें क्या करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके जो साथी थे, इसमें दूध भर देते और इसके ऊपर यहाँ पे जो है मुंह पे एक जो है सो रुई को डाल देते थे, जिसकी वजह से गिलहरी के बच्चा उसको चूसता था और दूध जो है उसके मुंह में यानी गिलहरी के बच्चे के मुंह में चला जाता था। A fountain pen filler with a little cotton wool attached to it made an efficient feeding bottle. फाउंडेशन पेन में इंक भरने वाले के साथ थोड़ी सी रुई लगाने से ठीक ठाक दूध पिलाने वाला बोतल बन गया था। मतलब कि वो जो जैसे बच्चा का दूध का बोतल होता है उस तरह का वो गिलहरी के बच्चे का दूध का बोतल बन गया था। इसके वर्ड मीनिंग को देख लीजिए आप।
यहाँ देखिए वेंचरसम का मतलब होता है साहसी, फॉर कंसिडरेबल पीरियड, कंसिडरेबल पीरियड, फॉर कंसिडरेबल पीरियड का मतलब होता है काफी समय तक के लिए, एक लंबे समय तक के लिए, ठीक ठाक लंबे समय तक के लिए, उसको कहते हैं। डिसेबल का मतलब होता है अपंग कर देना, अपाहिज कर देना, ठीक है, उसको कहते हैं। और स्कैम्पर अवे का मतलब होता है फुर्ती से भाग जाना, स्कैम्पर अवे मतलब फुर्ती से भाग जाना। उसी तरह यहाँ देखिए अकेजनली मतलब कभी कभी, और देखिए कंपेनियंस, कंपेनियंस का मतलब होता है संगी साथी जो होता है उसको कहते हैं। और टीनी का मतलब आपको मालूम है छोटा, और जो है फीडिंग, फीड करना, जैसे मदर फीडिंग देयर चाइल्ड, माँ अपने बच्चे को फीडिंग कर रही है, मतलब उसको दूध पिला रही है, उसको खाना खिला रही है, उसको आहार खिला रही है, उसको कहते हैं। तो खिलाना पिलाना फीडिंग कहलाता है। और इंडिजिनियसली का मतलब होता है चतुरता पूर्वक। फाउंटेन पेन, ये जो पेन होता है उसे फाउंटेन पेन कहते हैं। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 14, पिजन्स अबेंडन इन ऑल द गोल आई वेंट टू एक्सेप्ट इन द माउंटेन प्रिजन ऑफ एल्मोरा। एल्मोरा की पहाड़ी वाले जो जेल है उसके अलावा कबूतर हर जगह पे, सब जगह पर भारी मात्रा में होते थे, ठीक है। देयर वेयर थाउजेंड्स ऑफ देम, हजारों की संख्या में थे। समटाइम्स द गोल ऑफिशियल वुड शूट देम डाउन एंड फीड ऑन देम, और कभी कभी जो जेल के जो अधिकारी होते थे उसे गोली से मारकर गिरा देते और उसे जो है भूनकर खा लेते थे। देयर वेयर एनिमल्स, देयर वेयर मैनाज, मैना भी थी। ऑफ कोर्स बेशक, दे आर टू बी फाउंड एवरीवेयर, वे हर जगह दिखाई देती थी। जो मैना जो होता है वो हर जगह दिखाई देता था। अ पेयर ऑफ देम नेस्टेड ओवर माई सेल डोर इन देहरादून, और उसकी जो जोड़ा था देहरादून में उसमें से एक जोड़े ने अपना घोंसला मेरी कोठरी, मतलब जो जेल का कैद खाना था उसके दरवाजे के ऊपर बना लिया था। एंड आई यूज टू फीड देम, और मैं उसे खिलाया पिलाया करता था, मतलब जो खाना मिलता था पंडित जवाहरलाल नेहरू को रूखा सूखा, वो खाना उसका कुछ हिस्सा वो मैना को दिया करते थे। दे ग्रू क्वाइट टेम, वे बिल्कुल पालतू बन गए थे। जो मैना था वो, जिस तरह से आप तोता को पालतू बना सकते हैं, उसी तरह जो मैना जो चिड़िया होती है उस चिड़िया को भी आप जो है पालतू बना सकते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब मैं उसको खाना पीना देना स्टार्ट किया तो वो बिल्कुल पालतू बन गया, मतलब कि मेरे बुलाने पे आ जाता और मुझसे जो है हिल मिलकर यानी घुल मिलकर रहता। एंड इफ देयर वॉज एनी डिले इन देयर मॉर्निंग और इवनिंग मील्स, और अगर उसके यानी कि मैना के सुबह या शाम के भोजन में कभी देर हो जाया करती थी, दे वुड सिट क्वाइट नियर मी, वे मतलब कि मैना बिल्कुल समीप बैठ जाया करता था। यानी मैना का जो दो मैना, एक मैना और मैना की जो वाइफ थी, वो दोनों उसके समीप यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समीप जो है बैठ जाती थी। एंड लाउडली डिमांड देयर फूड, और जोर जोर से चहचहा कर अपना भोजन की मांग करती थी। इट वॉज अम्यूजिंग टू वॉच देयर सिंग्स एंड लिसन टू देयर इम्पेशेंट क्राई, उसके संकेत और उसकी अधीर पुकार सुनने में बड़ा मजा आता था। तो ये देखिए यहाँ पे एबेंडन का मतलब होता है भारी मात्रा में, ठीक है। और टेम का मतलब होता है पालतू। अम्यूजिंग का मतलब होता है मजा आना, जो मजा देने वाला जो चीज होता है उसको कहते हैं। तो इस तरह से हमने जो है सो इस वीडियो यानी कि पार्ट 4 का हमने सबसे पहले लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया, उसको एक्सप्लेन किया और उसके वर्ड मीनिंग को देखने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जितना अधिक से अधिक अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thanks for watching video, and for more videos please subscribe our channel.